अमेरिका को भी समझ आ गई फौजें भेजना आसान है, निकालना इतना आसान नहीं है। जब से ये वीटो पावर आई है, यूनाइटेड नेशंस का जो असली रोल था जिसको आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो बहुत हद तक कम हो गया और यूनाइटेड नेशंस में इस बात का अंदाज़ा है। मामला इतना आसान नहीं है कि उसने बड़ी ड्रामाई विक्ट्रीज कर ली हैं तो मामला ख़त्म हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। इजराइल एक यूरोपियन पावर है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, जो कि बेचारे बैकवर्ड मुल्कों के दरमियान आके इजराइल है बैठा हुआ है। तो ये तो अगर टेक्नोलॉजी का मसला है तो इराक़ की तो बड़ी फ़ौज थी, अमेरिका ने उसका तिया पाजा कर दिया। अमेरिका में दोनों पार्टी, जैसे मैंने कहा है, उनमें हिम्मत ही नहीं कि वो इजराइल की लॉबी का मुखालफत करें, लेकिन ये ऐसे मामलात रह नहीं सकते। नज़र आज यही आ रहा होगा कि जी ये बड़े जो इजराइल चाह रहा है किए जा रहा है, इसकी कॉस्ट होगी। जो ईरान ने अभी ये किया है उसने ये साबित किया है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर है। एक तरफ हम देख रहे हैं ईरान है, तो दूसरी जानिब मगरिब इसराइल की हिमायत में सामने आ चुका है। ईरान और इसराइल का तनाज़ा बड़ी जंग में बदलने का कितना खदशा है? ये है कि अब इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उनकी जो इस वक्त स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है वो ये है कि इस जंग को लंबा करें ताकि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को खींच लें इस जंग में, क्योंकि समझते हैं कि अगर अमेरिका उनके साथ आ जाता है तो फिर उनके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये दूसरी चीज़ ये है कि नेतन्याहू बहुत से मुकदमात को भी फेस कर रहे हैं। वही चाहते हैं जितनी जंग लंबी होगी उनको अपने मुकदमात का फैसला सामना नहीं करना पड़ेगा अदालतों में, नहीं तो उनको जेल जाने का ख़तरा है। फिर उसमें यह है कि उनकी ये भी कोशिश है कि अगर उन्हें पता है आज हम सिक्योरिटी काउंसिल, या अमेरिका ने भी अपील की थी फ्रांस के साथ मिलकर कुछ दिन पहले दोनों से कि जंग बंदी की जाए, हमास से भी और इजराइल से भी, लेकिन अमेरिका का जवाब जो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदाद पेश की अमेरिका ने, उसका जवाब नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में बैठ के दिया। तकरीर से पहले उनकी एक तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर ये थी कि वो बैठे फ़ोन कर रहे हैं, बाद में पता चला और लीक आउट किया गया कि वो हुक्म दे रहे हैं फ़ौज को कि वो हिजबुल्लाह के सरबराह पे हमला कर दें। यानी इतना भी अमेरिका एक दिन पहले उन्होंने मूव किया है। तो ये अमेरिका के बारे में इजराइल को पता है कि वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। अमेरिकन अनफॉर्चुनेटली ये मानना पड़ेगा कि हालांकि अमेरिका में बड़े एहतजाज हुए हैं स्टूडेंट्स में, नौजवानों में, डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स में, लेकिन जो लीडरशिप है दोनों पार्टीज़ की, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी, वो इजराइल के नाम से लरसते हैं, क्योंकि उनको इजरायली लॉबी जो है उनके इलेक्शन कैंपेन्स को भी फंड करती है और उनको पैसे वैसे भी के अलावा उनका मीडिया पे बड़ा असर है। तो वो मुसीबत ये पड़ गई है कि इजराइल अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं है, उनका इंटरनल इशू है। इसलिए पूरा फ़ायदा इस वक्त नेतन्याहू उठा रहा है इसका, लेकिन दुनिया में ऐसे नहीं हुआ कि आप कुछ प्लान करें तो हमें उसके मुताबिक। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, पर देखने में ये आ रहा है कि अमेरिका इसराइल का भरपूर दिफा कर रहा है और इसकी मदद का ऐलान करता नजर आ रहा है। तो क्या अमेरिका इसराइल की जंगी जराइम में भी बराबर का शरीक है? देखिए, मैंने पहले बताने की कोशिश की है कि अमेरिका के लिए तो इसराइल इंटरनल इशू बन गया, फॉरेन पॉलिसी का नहीं है। अमेरिका ने यह पहली मर्तबा नहीं हुई कि इसराइल ने जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है उस पर उसने अपनी निगाहें क्या एक तरफ होती हैं, उसने तो इनको नज़रअंदाज किया है। और सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस और मगरिब के बहुत से ममालिक ने तो यहाँ तक किया है कि उन्होंने वो फ़लस्तीन की रियासत भी एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन अमेरिका की पोजीशन यह है कि उनको पता है कि अगर इसराइल बाज ना आए और इलेक्शन करीब हो तो वो बहुत कम हैं जो कर सकते हैं। फिर इसमें एक ये भी चीज़ है कि अमेरिकन लीडरशिप जो है दिल से ईरान के ख़िलाफ़ है, और ये कोई नई बात नहीं है। कुछ जब से रेवोल्यूशन आया है जो शाह ईरान के बाद, तो कुछ छुपी हुई बात नहीं इनकी आपस के अख्तिलाफ़ात। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कहा था कि उन्होंने निकल गए थे जो डील की गई थी डेमोक्रेट्स के दौर में अमेरिका की और जो बड़ी पावर्स की और ईरान की डील हुई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम में।
تو اب جو ڈر آ رہا ہے ان کو وہ یہ ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا، اب اسرائیل اگر یہ ثابت کرے، اس جنگ میں اس نے ایک چیز ثابت کی پچھلے 10 دن میں، خاص طور پہ اس کو حیرت انگیز کامیابی ٹیکنالوجیکلی ہوئی، اس نے چن کے لیڈرز مار دیے، پاسداران کے بھی، ریولوشنری گارڈز کے بھی، ان کے حماس کے بھی، حزب اللہ کے بھی، پھر پیجز جو تھے وہ اس نے واقعی تباہی مچا دی ان کی لیڈرشپ کی، وہ اس نے جو ٹیکنالوجی یوز کی ہے۔ تو امریکہ میں وہ لوگ جو ایران کے خلاف ہیں ان کو بھی ڈبل مائنڈڈ کر دیا اسرائیل نے کہ جی ہم ٹھیک ہے، ہم جتنی انہوں نے وکٹری اچیو کر لی ہے، اب اتنی ان کی پاپولیرٹی، اینٹی اسرائیل لابی جو بہت بڑی ہے امریکہ میں بڑھ گئی ہے کہ اب ان کو لیے روکنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ نہیں ہے کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس نے بڑی ڈرامائی وکٹریز کر لی ہیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ اسرائیل ایک یورپین پاور ہے، یورپین ٹیکنالوجی ہے، جو کہ بیچارے بیکورڈ ملکوں کے درمیان آ کے اسرائیل ہے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ تو اگر ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے تو عراق کی تو بڑی فوج تھی، امریکہ نے اس کا تیا پاچا کر دیا، جو وہ شوق او تھی۔ اب ٹھیک ہے، حملہ کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے بعد نہ امریکہ کا جو حشر ہوا ہے اور اس سے بڑھ کے جو ان کا حشر ہوا ہے بیچارے عراق کے لوگ تھے، اور جو اسلامک اسٹیٹ کا قیام ہے جیسے ساری دنیا میں حملے کیے ہیں، تو امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی فوجیں بھیجنا آسان ہے، نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اسرائیل نے خود یہ دیکھا ہے کہ یہ 1976 میں پہلی دفعہ فوج بھیجی ہے لبنان میں، کئی مرتبہ بھیج چکے ہیں۔ آسان ہوتا ہے جب آتے ہیں تو بڑی کیجولٹیز ہوئی، لاسٹ ٹائم حزب اللہ نے انہیں مجبور کیا وہاں سے وڈرا کریں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ امریکہ یا اسرائیل سمجھ۔ بالکل، عراق میں بھی اور افغانستان میں بھی یہ ہم نے دیکھا کہ فوجیں نکالنا کتنا مشکل کام ہے۔ سر، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں امریکہ نے پاسداران انقلاب پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے، مگر روس اور چین نے کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اقوام متحدہ کے فیصلوں کو آخر مانتے کیوں نہیں؟ جی میں نے آپ کو پہلے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسرائیل ابھی تک جس پوزیشن میں ہے، امریکہ کا فیورٹ بچہ اس علاقے میں ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اسرائیل کو مار پڑنی لگی تھی 1973 میں جب پریزیڈنٹ سادات نے حملہ کر دیا، جب مصریوں نے حملہ کیا، لیکن ایسی زبردست سپورٹ کی ان کی اسرائیلیوں کی امریکہ نے، ملٹری سپورٹ، ان کو ہر قسم کے ہتھیار دیے، کہ پھر وہ کیمپ ڈیوڈ ہوا، ان کے درمیان صلح ہوئی ایجپٹ کے درمیان اسرائیل کی، جس کے نتیجے میں سب سے بڑا نقصان جو فلسطین کی تحریک آزادی تھی اس کو ہوا۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ پہلے بڑا فائدہ اس نے اٹھایا، سارے مغرب میں ان کے لیے ایک سافٹ کارنر تھا جو وہ کم ہو رہا ہے، اب یہ اگریسرز کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ جی ہٹلر کے دور میں جو ان پہ ظلم ہوا ہے، ہولوکاسٹ ہوا ہے، تو ان کے لیے سمپتھی تھی، اور کئی یورپین ممالک میں، خاص طور پہ جرمنی میں ایک گلٹ بھی تھی کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اسرائیل نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا، لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ کئی یورپ کے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل سے نالا ہیں، اور کئی ممالک نے ریکگنائز کر لیا ہے پچھلے 3 مہینے میں، یہ جو ریاست فلسطین کی ہے اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ جس دن جنگ بند ہوئی اسی دن یہ معاملہ زور پکڑ جائے گا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا۔ کسوری صاحب، ہم سب جیسے کہ جانتے ہیں کہ 79 ایئرز پہلے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور جس کا مقصد تھا دنیا کو بڑی جنگوں سے، تنازعات سے بچانا، مگر سلامتی کونسل میں چند ایک ملکوں کی اجارہ داری دیکھنے میں آ رہی ہے، تو یہ منوپلی ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ چند ایک کی نہیں، 5 کی اجارہ داری ہے۔ جو ویٹو والے ملک ہیں 5، ان کی اگر وہ ویٹو کر دیں، کچھ کشمیر بھی اسی کا شکار ہوا ہے۔ ایک زمانے میں امریکہ میں سپورٹ کرتا تھا اور ویسٹ میں سپورٹ کرتا تھا، روس مخالفت کرتا تھا۔ اسی طرح سے اب یہ ہے کہ کوئی کشمیر کا معاملہ جو ہے وہاں نہیں آتا، کیونکہ ہاں لاسٹ ٹائم آیا ہے جبکہ یہ مودی نے 370 کا کیا اور وہاں بہت ظلم ہوا اس علاقے میں، لیکن وہ بات اب ٹھیک ہے کہ
विदाउट जब से ये वीटो पावर आई है, यूनाइटेड नेशंस का जो असली रोल था जिसको आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो बहुत हद तक कम हो गया। और यूनाइटेड नेशंस में इस बात का अंदाज़ा है। अगले दिन सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस, जिनका बहुत अच्छा रोल रहा है, बहुत मुस्बत रोल रहा है, ये जो सारी पिछले 1 साल की कार्रवाई है, इज़राइल ने जो हमले किए हैं सारे, उन्होंने ये इस खतरे की एक खतरे की घंटी बजाई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर यूनाइटेड नेशंस की यही वैल्यू है कि जो वो कहे वो रद्द कर दिया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन एक ये हकीकत है, लीग ऑफ नेशंस इससे पहले क्यों फेल हुई थी? इसलिए फेल हुई थी कि इटली ने एबिसिनिया जो रियासत थी जिसको बाद में उसमें हमला किया, और लीग ऑफ नेशंस कुछ भी नहीं कर सकी, वो फेल हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो ख्याल ये था उससे सबक सीखा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये जो 5 मुल्कों इजारादारी है, ये असली ताकत अब आहिस्ता आहिस्ता या तो चली जाए जनरल असेंबली के पास, और अब आहिस्ता आहिस्ता जनरल असेंबली कोशिश कर रही है कि ज़्यादा मीटिंग्स करे, ज़्यादा इशूज़ टेक ओवर करे। लेकिन जब तक यूएन का रिफॉर्म नहीं होता, और रॉ ताकत वो रहती है जो आज अमेरिका की है, जिसको वैसे अब चाइना चैलेंज कर रहा है, लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी काउंसिल का फ्रेमवर्क है, यूएन का फ्रेमवर्क है, वो वाकई अपाहज हो जाती है जब वीटो आ जाए। तो सर, ये जो जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इसमें फिर हम क्या समझे? मगरिब का जो ह्यूमन एलिमेंट का नारा है वो कहाँ गया? ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पर मैं बता रहा हूँ ना, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में भी एहतजाज हुआ है, लंदन में, रोम में। आपने क्योंकि मगरिब का बात की है, जो हुकूमतें हैं वो और तरीके से सोचती हैं, आवाम और तरीके सोचते हैं। जो एक आज अच्छी एक मुझे एक समझ लें कि एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो नई जनरेशन है मगरिब में, वो कोई कैद नहीं है कि जी बड़ा इन पे जुल्म किया हिटलर ने तो हम बड़े उसके हम जिम्मेदार हैं। अब जो नई जनरेशन आ रही है, चाहे अमेरिका में हो या मगरिब में हो, वो इस तरह नहीं सोचती। लेकिन मौजूदा जो है रूलिंग पार्टीज़, ख़ास तौर अमेरिका में दोनों पार्टीज़, जैसे मैंने कहा है, उनमें हिम्मत ही नहीं कि वो इज़राइल की लॉबी का मुखालफत करें। लेकिन ये ऐसे मामलात रह नहीं सकते। नज़र आज यही आ रहा होगा कि जी ये बड़े जो इज़राइल चाह रहा है किए जा रहा है, इसकी कॉस्ट होगी। जो ईरान ने अभी ये किया है, उसने ये साबित किया है कि उसने जो पहली दफ़ा किया था वो तो उन वार्निंग दे के किया था जो हमले किए थे, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि इज़राइल से जंग हो। अब के भी वो नहीं चाहता जंग हो, लेकिन उसने जो हमला किया है ज़्यादा ताकतवर है। उसने जो बड़ी एडवांस्ड मिसाइल्स यूज़ किए हैं, और उसने हाइपर स्पीड की मिसाइल्स, उसने हाइपरसोनिक स्पीड जिनकी स्पीड है वो मिसाइल्स यूज़ की हैं, और उसने किस्म की वार्निंग दी, और उसने कह दिया कि ये हमने आप पे इसलिए हमला किया है, हम आप पे जंग तो नहीं चाहते, मतलब ये है, लेकिन आपने जो हमारे घर में घुस के हमारे मेहमानों को आपने शहीद किया, फिर आपने बहुत से और लोगों को शहीद किया, बशमूल हमास की लीडरशिप के, इस्माइल हानिया के, बशमूल हिजबुल्लाह के हेड के, जो आपने ये किया है, ये अनपनिश नहीं जाएगा। ये उसका जवाब है। अब अगर इसके मुकाबले में इज़राइल मज़ीद करेगा, और खुदा न खास्ता वहाँ कोशिश की जा रही है कि कई जो एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फारिग कर दिया जाए, हमला किया जाए, तो फिर मुझे लग रहा है कि मुंह तोड़ जवाब ईरान देगा, और वो हमले जो होंगे उसमें बहुत सी इजरायली सिविलियन कैजुअल्टीज़ होंगी, क्योंकि जो इज़राइल की इंस्टॉलेशंस हैं, आज भी उन्होंने मोसाद पे हमला किया था, वो सिविलियन एरियाज़ के करीब है, तो फिर बहुत कैजुअल्टीज़ होंगी, और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए सारी दुनिया को। और ख़ास तौर पर हमारे जैसे जो मुल्क हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी अगर ईरान पे इन्होंने ज़्यादा हमले किए। तो उसका आखिरी ये होगा रास्ता कि वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ को बंद करे, जहाज़ सिंक कर दे, ताकि दुनिया की इकॉनमी का तिया पाँचा हो जाए। और जो यूरोप के ममालिक रिलाई करते हैं ऑन मिडल ईस्टर्न ऑयल, गल्फ ऑयल, वो भी उनको मुसीबत पड़ जाएगी। हमें तो और मुसीबत पड़ेगी। हमारे यहाँ तो आ गई बिजली महंगी है, आ गई पेट्रोल महंगा है। अगर खुदा न खास्ता वो बंद हो गई तो कई गुना जंप कर सकती है, डबल भी हो सकती है प्राइस। तो इससे
सारी दुनिया की ये कोशिश होनी चाहिए कि इस जंग को फैलने से रोक। बिल्कुल, आपने तज़किरे में दुरुस्त फरमाया कि ये फिर यकतरफा कार्रवाई नहीं होगी बल्कि इसराइल को भी इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब आपके कीमती वक्त का।